हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अ जेन्युइन टॉक शो पावर्ड बाय अमरज्योति प्राइम। अभी अभी ऐसी न्यूज आ रही है कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आरआरबी जेई या एसएससी की वैकेंसी आने वाली है। तो क्यों ना हम एक ऐसे पर्सन से मिलें आज के सेशन में जिन्होंने आरआरबी जेई की तरह ये वर्क कर रही हैं, है ना। इनके कैरियर के बारे में हम जानेंगे और ये जानेंगे कि इन्होंने कैसे आरआरबी जेई के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, इन्होंने क्या मिस्टेक्स करी, इन्होंने क्या अच्छी चीजें करी, इनके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भूमिका जैन जी हैं, जो कि अभी प्रेजेंटली सिकंदराबाद पे ट्रेनिंग पीरियड में है आरआरबी जेई में। तो चलिए हम इनको कॉल करते हैं और इनसे हम सारी चीजें डिटेल में पूछते हैं। और आपके भी जो डाउट्स हैं वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं और वो मैं इनसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इनको कॉल करते हैं और इनसे बात करते हैं। अच्छा, इस सेशन का एक एडवांटेज उन लोगों को जरूर मिलेगा जो आरआरबी जे की तैयारी कर रहे हैं, और ये एक जेन्युइन टॉक है। मतलब आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो आप इनसे पूछ सकते हो और जो उसका आंसर होगा वो जेन्युइन होगा। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल एक्टिविटी। प्रमोशन के लिए हमारे पास दूसरे लोग हैं वो अलग कर रहे हैं। ये हमारा एक जेन्युइन टॉक है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी जे की तैयारी कर रहे हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं कैसे प्रिपेयर करना है, वो उसके बारे में एक करेक्ट इंफॉर्मेशन उनको मिल पाए। और वो कैसे मिल पाएगी? जो लोग इसमें वर्क कर रहे हैं वही उनको क्लियर तरीके से सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको कॉल करते हैं और बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ भूमिका, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप गुड कैसे इवनिंग। हैं? मैं बढ़िया हूँ। सभी स्टूडेंट यहाँ पे लाइव हमसे जुड़े हुए हैं और आपको सुन रहे हैं प्रॉपरली। आपके बारे में थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है कि आप अभी आरआरबी जेई पे जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में है। तो आप अपने बारे में कुछ बता पाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ से हैं, क्या इंजीनियरिंग करी, कहाँ से क्या किया? अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक बताइएगा, बच्चे जो सुन रहे हैं यहाँ पे। श्योर सर। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज भूमिका जैन एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से। ओके। 2015 पास आउट हूँ मैं। ओके। और उसके बाद मैंने आरआरबी का प्रिपरेशन किया, गेट एग्जाम दिया है। ओके। गेट में आपका स्कोर कैसा था? गेट में मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं था बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा उसके लिए डेडिकेटेडली, फ्रेंकली स्पीकिंग, स्टडी नहीं किया। जिस टाइम मैं अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रही थी उस टाइम ही मैंने किया, तो कोचिंग जो मैंने उस टाइम लिया था मेडिवी था, तो उस टाइम कोचिंग कोचिंग बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन को टाइम नहीं मिल पाया। तो इस वजह से मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा था। बट मेरा मेन फोकस नहीं था वो, तो इसलिए फिर मैंने अदर एग्जाम्स को चूज अच्छा, किया। बीटेक में आपके कितने परसेंटेज बने, कैसा क्या बीटेक में, मतलब कैसे थे आप? एवरेज थे, बहुत अच्छे थे, कैसा क्या था? हाँ, बीटेक में मेरा स्कोर जो था फाइनल वो 80.5% था। हम्म। तो कहना चाहिए बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं, और मीन्स मोर देन एवरेज कह सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। हम्म। और जैसे ये आपने जैसे आरआरबी आप जॉब कर रहे हो, तो अभी प्रेजेंटली आप मतलब ट्रेनिंग पीरियड में, राइट? कौन सा डिपार्टमेंट मिला हाँ। आपको? हाँ, मैं अभी प्रेजेंटली ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। मुझे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिला है, जिसमें स्पेसिफिकली मुझे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिला है। अच्छा, तो आपका ट्रेनिंग का सिकंदराबाद से हो रहा है? हाँ, यहाँ पे सिकंदराबाद में एसएनटी के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवेज का। ओके। तो वहाँ मेरा ट्रेनिंग अभी 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ओके। अभी ओके। ट्रेनिंग मेरा बाकी रहेगा, अभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग चल रहा है। ओके, और वहां पे कैसा लग रहा है आपको, मतलब आरआरबी में वहां पे? हम्म। तो अभी चूंकि स्टार्टिंग सीधा ट्रेनिंग पीरियड से ही किया है, हम्म। और मुझे जो डिपार्टमेंट मिला है टेलीकम्युनिकेशंस, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ब्रांच से हम्म। रिलेट करता है। और मैं इलेक्ट्रिकल की स्टूडेंट्स हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम्म। बिकॉज हमारे और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के सब्जेक्ट्स अलग हैं। जो हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स उसको ज्यादा इजीली ग्रास्प कर पा रहे हैं, बट हम्म। मुझे एफर्ट्स थोड़े ज्यादा डालने पड़ रहे हैं। लेकिन बट प्रैक्टिकल करके क्या अच्छा लगता होगा?
हाँ, बट यहाँ जिस तरीके से ट्रेन करते हैं, पूरे लैब्स बना के रखे हैं, मीन्स दे आर गाइडिंग यू फ्रॉम वेरी बेसिक, सो it's not very tough, means we will gain everything. ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने आरआरबी की तैयारी करी, आप सिलेक्ट हो गए, अब जब भी ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना, अभी शायद से ऐसा लोग बोल रहे हैं कि आरआरबी जे की वैकेंसी आने वाली है, आए या ना आए वो तो बात की बात है। जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम्म ठीक है, तो उनके लिए हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने क्या तैयारी करी, है ना, जैसे आरआरबी का जो पेपर होता है 2 फेज में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो आपसे हम सेपरेटली जानना चाहेंगे कि आपने सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करी, सीबीटी 2 में क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ, तो सर जैसा आपने कहा कि आरआरबी की वैकेंसी अभी एक्सपेक्टेड है, तो हम्म। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सब शेयर करना चाहूंगी। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमें अगर अभी पता चल गया है कि वैकेंसी आने वाली है, तो हम्म। उस पर्टिकुलर डे से ही हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए हम्म। और उसका वेट नहीं करना चाहिए कि जब वैकेंसी आएगी उसके बाद ही हम करेंगे। हमें अपने स्टडीज में कंटिन्यू रहना होगा। हम्म। और जैसे एक रहता है कि आप क्वांटिटी को देखना है, क्वांटिटी को नहीं देखना है, क्वालिटी को देखना है स्टडी। हम्म। इस हमें एक प्रॉपर कोचिंग कोचिंग तो लेनी ही है, बट कोचिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। कोचिंग में मैंने एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस से कोचिंग किया था भोपाल से। हम्म। वहाँ पे मतलब अंकित सर, मोहित सर, राहुल सर, हम्म। सबने बहुत मोटिवेशन, बहुत गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस दिया। कोचिंग से हमें हमारे डाउट सॉल्व हो सकते हैं, गाइडेंस मिल सकता है। बट जो हमारी मेन स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमें किस तरीके से प्लान करना है, कि हमें किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, उसके किस पार्ट पे फोकस करना है, कि हम अननेसेसरीली उन चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। हम्म। तो इस तरीके से हमें क्वालिटी वाइज स्टडी करनी है, एक स्मार्ट स्टडी करनी है। पूरा स्टडी करने से पहले हमें पूरा प्लान अपना बना के रखना है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें फोकस ज्यादा करना है। जो अदर देन मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हमें फोकस करना है, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम में देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हुआ, इस पे हमने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था स्टूडेंट्स ने, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स ही इतना वेटेज रख रहे थे कि वी थॉट कि इनसे ये ही हमारे एग्जाम को लेकर जाएंगे। बट हम मेरे एग्जाम में मैंने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने, जो अगर जैसे बोलते हैं ना रट के जाने वाले, तो उन पे भी अगर थोड़ा फोकस कर लिया जाए, प्रॉपर कुछ आवर्स उन सब्जेक्ट को भी डिवाइड किए जाएं, तो उससे हमारे एग्जाम में जो एक जैसे मेरा वेटिंग में गया रिजल्ट 2-3 मार्क्स से, तो वो मार्क्स कहीं ना कहीं उनसे कंपनसेट हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये कि पूरा सिलेबस स्टडी करना है ना, और मतलब हाँ, ऐसा नहीं हमें किसी सेट को ज्यादा टाइम देना है। एग्जैक्टली हमें स्टडी सब करना है, बट हमें एकदम वो वैसा स्टडी नहीं करना है कि हम सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करना है। जैसे कि सपोज मशीन सब्जेक्ट हुआ, तो उसमें हमें ये नहीं करना है कि हम सिर्फ सपोज फेजर डायग्राम कोई अच्छे तरीके से बनाना यही सीखते रहे। हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस कहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, कंसेप्ट क्या है। बेसिकली वी हैव टू ग्रास्प द कंसेप्ट, क्योंकि बिल्कुल। पेपर में क्वेश्चंस जो आएंगे टेक्निकल पार्ट से वो इजी रहेंगे, डेफिनेटली गेट जैसा लेवल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम हमारे पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ हमने चीजों को याद किया हुआ है, जस्ट थ्योरी पढ़ी हुई है, तो दैट विल नॉट वर्क। अब जैसे हम मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, हम्म। उससे जो क्वेश्चंस आए थे वो सब्जेक्ट बेसिकली वो सब्जेक्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगता है, तो उस सब्जेक्ट से ही मुझे क्वेश्चंस मिले। तो अगर उस सब्जेक्ट के मैंने मेन जो फोकस करने की चीजें थी, जो मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था, वो अगर मैं करती जाती बजाय थ्योरी पार्ट पढ़ने के, तो वो चीज में मैंने कहीं ना कहीं लैग किया है। उस जो मेरा वीक पार्ट है, मुझे मीन्स वो जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें जो मुझे लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो मेरा वीक पार्ट है मुझे उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम अपने नोट्स बना रहे हैं, अगर हम कोचिंग में भी बना रहे हैं, अगर हम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो उस नोट्स बनाने के टाइम कुछ क्वेश्चंस टीचर देते हैं, तो खुद सॉल्व करने के टाइम हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ गलती हुई थी, तो वो गलती हमें एट अ टाइम कॉपी में हाईलाइट करके लिखनी चाहिए।
क्योंकि हम्म, वो गलती हमें आगे की प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, एक बच्चों का डाउट यहाँ पे आया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर, मतलब हमने उनने देखा है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो नोट्स बनाते हैं तो वो हाँ जी। बहुत ज्यादा मतलब हैवी नोट्स बना लेते हैं जिसको रिवाइज ही नहीं कर पाते। हाँ, तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि एक नोट्स वो होते हैं जो आपको कोचिंग में आपके बनवाए जाएंगे। एक नोट्स वो आपको बनाने चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स जिसको कहते हैं, जिसमें आप अपने वो पॉइंट्स लिखो जो आपको रिकॉल करने की जरूरत है, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो भी एक शॉर्ट नोट्स जो प्रिपेयर करते हैं, जो जस्ट हम इन वन गो पलट के देख सकते हैं, जो हमें बहुत हेल्प आते हैं एग्जाम के लास्ट डेज में। तो एक नोट्स हमें अपनी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और कोचिंग के नोट्स अलग रख के थॉरो स्टडी के लिए उनको रखना चाहिए। मतलब कुल मिला के रिवीजन जो एग्जाम के जस्ट जैसे एग्जाम हाँ, का टाइम है तो आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो रादर देन नोट्स। हाँ, शॉर्ट नोट्स को। हाँ, क्योंकि लास्ट में अगर हम पूरी कॉपीज लेकर बैठते हैं तो हमें प्रेशर भी आएगा, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा जाने लगता है कि हम कहीं ये चीज भूल गए थे या कुछ भी। तो अगर हम शॉर्ट नोट्स रखेंगे तो हमारे पास मटेरियल भी कम होगा, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएंगे और क्वालिटी स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि वो ही चीज उस पूरे सब्जेक्ट में मेन उसका एक्सट्रैक्ट वही है जो हमें पढ़ना है। बिल्कुल, और वहीं से क्वेश्चन आगे इतना बन गया तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस हमें कंसेप्चुअल ही मिलेंगे वहां पे, ऐसा नहीं मिलेगा उधर के कुछ भी उठा के पूछ लिया है करके। जैसे पावर सिस्टम्स है तो उसमें सपोज क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिले थे वो वोल्टेज रेगुलेशन या इन सब टॉपिक्स पे मिले थे, जो मेन टॉपिक्स होते हैं। तो उन शॉर्ट नोट्स में हमें, शॉर्ट नोट्स में जो हमारा होगा वो सब उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेगा जो हम मेन नोट्स बनाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम टेस्ट देना है। कि आप जिस दिन से स्टडी कर रहे हो उसके कुछ टाइम बाद से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देना स्टार्ट करें, और टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट का एनालिसिस करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब उसमें क्योंकि कहाँ पे उस, मिस्टेक्स हुई, सॉरी सर। जहाँ उसमें टेस्ट में कहाँ पे मिस्टेक्स हुई इस पे जज करना है, राइट। हाँ, ये जज करना है। अभी हम जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हर किसी का एक टेस्ट एनालिसिस भी बाद में आता है, तो हम उसको 1 घंटा प्रॉपर, 1 1.5 घंटा दे के हम उसमें देख सकते हैं कि हमारी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी। वो टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है हमारा परफॉर्मेंस जज करने के लिए, और हमें टेस्ट में कंटिन्यूटी बना के रखना है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आरआरबी के एग्जाम में स्पेशली स्पेशली जो नॉन टेक एग्जाम होता है उसमें तो स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि मैंने नॉन टेक जो CBT 1 था उसमें मैंने जिस पार्ट में लैग किया था वो स्पीड ही थी। जो रीजनिंग वाला पोर्शन आया था, तो रीजनिंग मुझे टाइम कम पड़ गया था, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन लेंदी आए थे। भले ही वो हो सकते थे सॉल्व, बट वो जो आई थिंक 1.5 घंटा जो मिला था उसमें वो चीज कम पड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स उसमें चले गए थे। तो हमें स्पीड पे भी बहुत फोकस करना है। और डे वन नॉन से टेक करना है। पोर्शन, हाँ, डे 1 से ही आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, पहले ही आप 1 घंटा दो इन चीजों को, तो वो देना ही होगा। उससे आपकी स्पीड स्पीड क्योंकि क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे रीजनिंग के, लेकिन बिल्कुल अगर आपके पास टाइम ही कम पड़ गया तो आप उनको करोगे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो करंट अफेयर्स है उसमें भी रेगुलर ही रहना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में जो हुआ था वो ये था कि कुछ कुछ करंट अफेयर्स स्किप हो गए थे, तो लास्ट के लिए बहुत सारा करंट अफेयर्स ही इकट्ठा हो गया था, तो उस टाइम वो सारा पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसके बजाय आप रेगुलर रहो, और ऐसा भी नहीं था आरआरबी में कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम का करंट अफेयर्स आया था, इवन 1 साल पुराना भी आ गया था मुझे तो ओके। करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से थोड़ा एक साल पुराना एटलीस्ट वो हमें स्टडी करना होगा। अच्छा, एक चीज जो मेरे दिमाग में है, मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा कि जब जैसे सीडीटी उन पूरा नॉन टेक था, है ना, और जैसे मैंने देखा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग थे और बहुत स्ट्रांग है भी, हाँ, लेकिन वो सीबीटी 1 क्लियर नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, क्योंकि हमारा मेन इंटरेस्ट जो रहता है, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। क्योंकि सर हमारा जो मेन इंटरेस्ट, बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट्स, बीइंग अ बी ग्रेजुएट, तो हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है हमेशा टेक्निकल पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत से ही सिर्फ टेक्निकल 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 पे फोकस करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमें पहले जो क्वालिफाइंग एग्जाम है CBT 1 वो क्लियर करना होगा,
तभी हम CBT 2 में जा पाएंगे। तो बिल्कुल। मेरा कहना इसमें ये है कि टेक्निकल स्टडी तो हमें कंटिन्यू करनी ही है, बट उसके साथ डेली हमें नॉन टेक पोर्शन पे भी ध्यान देना है, और नॉन टेक की जो क्लासेस रहती हैं वो भी प्रॉपर अटेंड करनी है, क्योंकि हम लोग जब कोचिंग कर रहे थे तो इवन मैंने भी कुछ कुछ क्लासेस स्किप भी की थी कि मैं इसके बजाय वहां पे टेक्निकल कर लूंगी, ये नॉन टेक तो मैं तो हमें ऐसा नहीं करना है। टीचर्स जो भी नॉन टेक के भी जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं, वो एक बार हमें कंसेप्ट पर बैठ जाए, उसके बाद सिर्फ हमारी स्पीड रह जाती है, और क्वेश्चंस लगाने हैं जितने ज्यादा हो सके। आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिले, आप जहां से भी कर पाओ, क्वेश्चंस लगाने हैं नॉन टेक में, और वो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, क्योंकि आपका ये जो एग्जाम का टाइम जो भी ड्यूरेशन रहेगा, तो उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी होगी अगर एग्जाम क्लियर करना है तो अगर सिर्फ पढ़ाई करनी है तो हम उन आवर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि हमें इतने पर्टिकुलर 2 घंटे नॉनटेक में देने, बाकी आप टेक्निकल में, और डेली एक टेस्ट भी लगाना है, इतना आपको डिवाइड करना होगा, तब जाके एक प्रॉपर तैयारी आपकी हो सकती है। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछना था कि जैसे जी आप प्रिपरेशन फेज में थे, आरआरबी जे की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं बीच में ऐसा लगा कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब बहुत दिक्कत जा रही है, नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अभी तो ये भी नहीं हाँ पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, उसको कैसे डील किया? हाँ, तो सर जिस टाइम हम लोग RRB का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम बीच में ऐसा हुआ था, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जब हो जाते हैं और जस्ट आपका नॉन टेक का पेपर फिनिश हुआ, और उसके बाद आपके पास जस्ट मीन्स हमें तो मई में हमें लगभग दो दो महीने से भी कम टाइम मिला था, आई थिंक, नॉन टेक CBT 1 के प्रिपरेशन। तो उस टाइम बीच में कहीं ना कहीं एक प्रेशर आया था कि इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, इतना पोर्शन है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको कर जो बहुत वेटेज नहीं रखते, उनको भी कहीं ना कहीं करना होगा, तो ये बहुत प्रेशर आया था। तो उस टाइम हम ये कर सकते हैं कि उस टाइम मेरे केस में तो मेरे जो कोचिंग के टीचर्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प की, मीन्स हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया इस चीज के लिए, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी भी अपने साइड से बनवाई कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए कि आपको उतने टाइम में ही आप कर सकें चीजें, और बाकी हमारे ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब वो टाइम जब एग्जाम पास आने लगता है ना, तो उस टाइम हमें चीजों को इस तरीके से करना होता है, सब्जेक्ट्स को, मीन्स हमें सब्जेक्ट्स खत्म करते जाना है जस्ट रिवाइज करके। उस टाइम वो टाइम ऐसा नहीं बचता है कि आप उस टाइम न्यू पढ़ने बैठो, मीन्स जब आपका एग्जाम, जैसे अभी वैकेंसी आने वाली है, तो ये टाइम है कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप उस टाइम के लिए बैठेंगे तो वो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें अभी नया पढ़ना है, तो मीन्स मैं यही कहूंगी इसमें कि वो चीज हमें जो इंस्पायर करेगी उस टाइम वो यही रहेगी कि हम अपनी प्रिपरेशन कितने हद तक उस टाइम कंप्लीट कर चुके, और मेनली हमारी प्रैक्टिस जो हम करेंगे, जैसे मुझे उस टाइम जो चीज मोटिवेट करती थी वो ये थी कि मैं टेस्ट देती थी, और उन टेस्ट में जब मुझे मार्क्स बढ़ने लगे, ग्राफ उसका ऊपर जाने लगा, तो वो चीज एक मुझे मोटिवेट करने लगी। तो ये चीज सबसे ज्यादा एक थी जो कॉन्फिडेंस दे देती थी। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज आप बच्चों को बताना चाहोगे कि जैसे कि एग्जाम प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए उनको, आरआरबी जे की तैयारी करेंगे तो वो चीज ना करें, अगर आपसे तो पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? हम्म, सर RRB जेई की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो बेसिकली सिर्फ उस टाइम जो फोकस है वो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहिए। लाइक अभी एक एग्जाम पे आप फोकस करो, ये नहीं कि आप एक एग्जाम पे भी फोकस करें, साथ में अदर एग्जाम्स भी आप, मीन्स जब उस एग्जाम के पढ़ने का टाइम है तो उस एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, और ये ना करो कि आप इररिलेवेंट स्टडी करो, और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई में, स्टडीज में इन्वेस्ट करो। ठीक है। और अच्छा, ये आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे सिकंदराबाद में? सर सिकंदराबाद में तो अभी जैसा मैंने बताया, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होके फर्स्ट नहीं, वो फेज तो हमारा देखने का आपने बताया, वैसे सिकंदराबाद आपको कैसा लग रहा था? हैदराबाद घूमना घूमा कुछ की नहीं घूमा अभी आप तक? नहीं सर, एक्चुअली बहुत ज्यादा मैंने नहीं घुमा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइट शेड्यूल है। यहाँ कॉलेज से 9 to 5 क्लासेस लगती हैं, थ्योरी क्लासेस, लैब्स,
फिर हम्म, एवरी मंडे दे आर टेकिंग एग्जाम्स ओके, फॉर मतलब एग्जाम वहां पर ही चल रहा है ना? यस। तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। ये बहुत, इट इज लाइक नेक्स्ट टू डिफेंस। तो बस वही, बाकी ये है कि हाँ, स्टूडेंट से मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि सबसे कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे मेन चीज है अपने आप में पहले कॉन्फिडेंस लाना कि यस आई कैन डू इट, एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। ओके, बिल्कुल। जैसे अगर आप अंदर से ही डिटरमाइन नहीं रहोगे, अगर आपने सोचा है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको बाकी सब भूलना पड़ेगा उस ड्यूरेशन के लिए, और आपको सिर्फ मेन फोकस स्टडी पे करना पड़ेगा। बाकी प्रॉपर गाइडेंस, आपके जो भी डाउट्स हैं, छोटे से छोटा डाउट है वो आप टीचर से पूछिए, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे डाउट्स पेपर में हमें बहुत ज्यादा कहीं सफर करना पड़ जाता है इनसे। तो डाउट्स पूछने से कभी मत शर्माइए, और जो भी आपको लगता है कि आपकी शॉर्टकमिंग है उनको एक जगह नोट डाउन कीजिए। नोट्स बनाते टाइम जो आपके डिफिकल्ट आपको लगता है उनको हाईलाइट करिए, अपनी गलतियों को भी हाईलाइट करिए, और इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। मेन फोकस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी पेपर में उतना ही इजी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इशू रहता है आरआरबी के एग्जाम में टाइमिंग्स का। ये जो मेरा रिजल्ट वेटिंग में गया, मैंने 2019 में एग्जाम दिया था, मुझे 3 साल बाद वेटिंग, इसका रीजन कहीं ना कहीं ये था, प्रैक्टिस की स्पीड की कमी। मतलब और थ्योरी ज्यादा कहीं ना पढ़ कहीं, लिया आपने, प्रैक्टिस इतनी खास नहीं हाँ, की थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली थ्योरी पे फोकस ज्यादा कर दिया, बजाय थोड़ा कंसेप्चुअल जाने के, थोड़ा न्यूमेरिकल्स और ये पोर्शन, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बताया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे अभी हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो चीज हमें प्रीवियस पेपर्स को थोड़ा सा हमें टैली करना पड़ेगा। ये प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। तो हमें देखना है कि हम उसमें से ऐसा क्या पढ़ें, किस तरीके से अपनी स्टडी को शेप दें कि हम उस एग्जाम को टारगेट कर। वरना पढ़ने के लिए तो एंडलेस है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी एवरेज पर्सन अगर चाहे तो 4 to 5 मंथ्स का जो टाइम मिलता है ना इस ड्यूरेशन में, वो हाँ, सीबीटी और सीबीटी टू आराम से कर सकता है, बस उसको अपना आराम से, डेडिकेशन हार्डवर्क देना पड़ेगा। हाँ, आराम से करना पड़ेगा, बस उसको सब भूल के सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों दोनों चीजों में इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूटी बना के रखनी दोनों पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है। इवन दोनों की। इवन टेक्निकल में तो हाँ, वो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बाकी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, तीन क्वेश्चन एग्जैक्ट, सब लोग कर ले रहे हैं आज की डेट में, सबसे बनता हाँ, है ना? बनता उनसे क्या नहीं है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूडब्ल्यू, इस टाइप का हाँ, सब्जेक्ट रहता है ना, हाँ, तो जैसे नहीं मेरे बनता। एग्जाम में भी कई क्वेश्चंस एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आए थे, जो डायरेक्ट लग रहा था कि अरे ये कॉपी में यहाँ लिखा हुआ था, हम्म छोड़ के आए हैं इसको, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे थे, मशीन्स पे, पावर सिस्टम्स पे। हम्म ये जो रटने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनको करने में हमें वैसे भी आलस आता है, तो मैं ये कहूंगी उन सब्जेक्ट्स को आप पूरा इकट्ठा एक दिन के लिए ना रख के कि एग्जाम के 4 दिन पहले आप सोचोगे मैं इस सब्जेक्ट को नया उठाऊं, हम्म तो ऐसा ना करके आप उसको धीरे धीरे करके हर दिन थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन करो, तो वो चीज आपको लास्ट में बर्डन नहीं बनेगी। बिल्कुल। क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आएंगे भी, क्योंकि आरआरबी एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो सिर्फ रटने वाले होते हैं, पर वो क्वेश्चंस भी मार्क्स देंगे आपको, तो इसलिए आपको वो करना होगा। इवन उनको तो अच्छे से करना होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पे हाँ, आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। वही वही, क्योंकि और क्योंकि यही सही बात है, क्योंकि अगर 1-2 मार्क्स से भी आप रह जाते हैं तो आपको ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने, जैसे मुझे था कि ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आया था, हम्म मुझे पता भी था ये आ सकता है, पर मैंने इसको नहीं किया था, हम्म। ये सोच के कि ये वाला सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट्स जो सिलेबस में दिए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, और उनके वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी ही है उन सब्जेक्ट्स की। और इट मीन्स 5 महीने इनफ है आरआरबी एग्जाम के लिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। बस आपको अपनी स्टडीज में कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और गोल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। सारी फ्रेंड्स भी आप ऐसे बनाएं जिनसे आप ग्रुप डिस्कशन करें, और जिनसे आपको नॉलेज हो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा, हम्म। तब आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और जोन सिलेक्शन भी सर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ।
आरआरबी के लिए वो मतलब जैसे मेरा केस में था, मैंने जो जोन लिया था, मैं अदर कोई दूसरा जोन लेती उसके अलावा लाइक भोपाल या मुंबई, तो मेरा उस टाइम ही हो जाता, क्योंकि बहुत मैटर करता है वो जोनल में भी। एक एक मार्क्स से भी तो वो तो सर आप स्टूडेंट्स को आराम से गाइड कर ही देंगे, हाँ, तो उसमें ये इशू तो नहीं रहेगा, वो सब जैसे वैकेंसी आएगी हाँ तो हम लोग मतलब गाइड हाँ, करेंगे उसके लिए। क्योंकि मैंने उस चीज में भी सफर किया है थोड़ा, हम्म। इसलिए मेरा, इसीलिए मैंने सोचा शेयर करूँ ये। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका, मतलब ये आरआरबी जे में कैसे क्या करना है आपको, फ्यूचर प्लान हाँ क्या है? तो आरआरबी जेई में मेरा फ्यूचर प्लान अभी ट्रेनिंग रहेगा मेरा 1 साल का, उसके बाद हाँ मैंने यहाँ कंटिन्यू करने का सोचा है। रेलवेज अच्छा डिपार्टमेंट है, काफी सीखने भी मिल रहा है, यहाँ नई चीजें भी सीखने मिल रही हैं, टेक्निकल जॉब है। और टेक्निकली हम जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें टेक्निकल इंजॉय करते जॉब होगे मिले। जॉब को भी। हाँ, उसको एंजॉय करते हैं। तो हम्म। स्पेशली जैसे गर्ल्स के लिए तो रेलवेज में भी बहुत ज्यादा सहूलियत है, उनको प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो आराम से अपना फ्यूचर आप इसमें देख सकते हैं। उनको फील्ड के लिए नहीं रहता है ज्यादा परेशानी, तो गर्ल्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भूमिका, आपसे बात करके अच्छा लगा, स्टूडेंट को भी अच्छा लगा। ठीक है, और थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला अपने लिए, है ना, हम लोग के लिए। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड। ओके ओके, थैंक यू, है ना। ओके, ओके। ऑल द बेस्ट, गुड डे। तो ये हमने बात करी भूमिका जैन जी से, जिन्होंने बहुत आराम से, बहुत कामली ने बताया कि कैसे आपको आरआरबी जे की तैयारी करनी है। जैसी वैकेंसी आने का इंतजार नहीं करना है, अगर लगता है कि वैकेंसी आने वाली है तो अभी से लग जाना है। ठीक है, और लग जाइए फिर, है ना, ज्यादा वेट करना नहीं है ना। और आपके सामने पूरी स्ट्रेटजी ने बताई कि कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे फोकस नहीं करना है, कैसे इन्होंने काम किया, क्या इनकी मिस्टेक्स थी, उन्होंने ये भी बताया, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही रहती है कि इनकी क्या मिस्टेक थी, अगर आप उन पे काम कर लिए और इनने क्या किया वो कर लिए, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है फिर। ठीक है, तो चलिए, ये आपका सेशन, यहाँ पे हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट।